कौन थी वो ताकतवर तवाइफ जिसके आगे नतमस्तक थे अंग्रेज? तवाइफ से कैसे बन गई खरबों की मालकिन? बात उस दौर की है जब मुगलिया सल्तनत अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। अंग्रेजों की निगाह उस वक्त भारत पर थी। इधर दिल्ली का चावड़ी बाजार जो उस वक्त तवाइफों का मोहल्ला हुआ करता था, इसी मोहल्ले में 1767 के आसपास में किराए के सैनिक अक्सर मनोरंजन के लिए इस जगह आते थे। इन्हीं में से एक कोठे में 14 साल की फरजाना रहा करती थी। कहा जाता है कि फरजाना बेहद खूबसूरत और कम उम्र की थी, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि आने वाले समय में फरजाना राज करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। दरअसल फ्रांस का एक किराए का सैनिक वॉल्टर रेनहार्ट सोम्ब्रे भी लड़ाई के बाद दिल्ली में रुका हुआ था। वॉल्टर रेनहार्ट फरजाना के लटकों झटकों के जाल में बाहर तो नहीं निकल पाया, बल्कि अपना दिल दे बैठा। इतिहास की कुछ किताबें बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला रेनहार्ट भाड़े के सैनिकों के तौर पर कोलकाता आया था। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान की सेना का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से न सिर्फ दिल्ली का मुगल बादशाह परेशान था, बल्कि बंगाल का नवाब भी परेशान था। बंगाल के नवाब ने रेनहार्ट को बड़ी जिम्मेदारी, जिसे उसने कामयाबी के साथ अंजाम दिया। रेनहार्ट की सफलता से प्रसन्न नवाब ने उसे नया नाम समरू दिया। रेनहार्ट, या यूं कहें कि समरू को लगने लगा कि बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए उसे दिल्ली का रुख करना होगा, और वो दिल्ली के लिए कूच कर गया। दिल्ली में चांदनी चौक के एक कोठे पर उसकी नजर फरजाना से दो चार हुई। दोनों एक दूसरे की नजर में ऐसे कैद हुए कि हम सफर बन गए, और फरजाना को भी एक नया नाम मिला, समरू। समरू की तरक्की में रेनहार्ट का कितना योगदान था, उसे समझने से पहले रेनहार्ट के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। इतिहास बताता है कि वॉल्टर रेनहार्ट ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। फ्रेंच आर्मी के जरिए उसने अपने करियर की शुरुआत की थी। जब वो भारत आया तो मुगलों के खिलाफ बगावत के झंडे बुलंद हो रहे थे। बगावती तेवर कुचलने के लिए मुगल बादशाह यूरोप के भाड़े के सैनिकों की भर्ती कर रहे थे। रेनहार्ट उसमें से एक था। भारत में वो स्वीप कॉर्प का हिस्सा बना, लेकिन नौकरी रास नहीं आई और महज पखवाड़े में नौकरी छोड़ दी। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर उसने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन हाथ नाकामी लगी। तभी किसी ने उसे बताया कि वो मीर कासिम की सेना में शामिल होकर मोटी कमाई कर सकता है। इन सब के बीच अंग्रेज भी धीरे धीरे बंगाल प्रेसिडेंटी का अपना दबदबा कायम कर रहे थे। उस वक्त पटना बंगाल प्रेसिडेंटी का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों में खौफ पैदा करने के लिए मीर कासिम ने 1763 में रेनहार्ट को पटना भेजा, और उसने बेरहमी से 150 अंग्रेजों को मार दिया। हैवानियत की वजह से उसे पटना का कसाई नाम मिला। लेकिन 1764 में बक्सर की निर्णायक लड़ाई में वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के वजीर मिर्जा नजफ खान की सेना का हिस्सा बना, और उसे मेरठ में सरदना की जागीर मिली, और उसके साथ ही उसे नया नाम मिला, जिसके बाद उसे लोग समरू के नाम से जानने लगे। अब रेनहार्ट समरू दिल्ली के उस कोठे पर पहुंचा जहां फरजाना रहा करती थी। 14 वर्ष की फरजाना को जब 45 साल के रेनहार्ट यानी समरू ने देखा तो देखता ही रह गया। वो फरजाना के लटकों झटकों और अदा से इस हद तक प्रभावित हुआ कि उसे अपने साथ सरदाना लेकर चला गया। इधर फरजाना की जिंदगी भी अलग मोड़ ले रही थी। कोठे पर मुजरा करने वाली फरजाना के हाथ में अब हथियार थे। रेनहार्ट ने उसे धीरे धीरे लड़ाई करने के गुर भी सिखाए और अपना नाम भी दिया। अब फरजाना की पहचान भी समरू होने लगी। कोठे से सीखे हर हुनर का फरजाना ने इस्तेमाल किया और मुगलों को भी अपना दीवाना बना लिया, और उसका इनाम भी मिला और उसे बेगम की पदवी दे दी। इस तरह से फरजाना पहले समरू और बाद में बेगम समरू बन गई। लेकिन 1778 में रेनहार्ट की मौत हो गई। उसके बाद सरदना की कमान फरजाना के हाथ आ गई। उनके पास 3000 से अधिक सिपाहियों की फौज थी, जिसमें यूरोपीय अधिकारी शामिल थे। दिल्ली की गद्दी के करीब ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी। कमजोर होते मुगलों को जब जरूरत होती थी तो बेगम समरू की तरफ रुख करते थे। बेगम की मदद से कमजोर हो रहे मुगल बादशाह को कुछ मदद मिल जाया करती थी, और उसका इनाम भी उन्हें मिला। मुगलों ने उन निसा की उपाधि दी। बेगम समरू दिमाग की भी तेज थी। उन्हें जब लगा कि मुगल कमजोर हो रहे हैं तो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और कैथोलिक बन गई, और नाम बदलकर
जोएना कर लिया। लेकिन जनवरी 1836 में बेगम समरू ने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर रोम के चर्च में प्रार्थना सभा हुई। सरदना की बेगम समरू की अपार संपत्ति ब्रिटिश हुकूमत का प्रतिनिधित्व करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। बेगम समरू के पास सोने की करीब 5.5 करोड़ मोहरें थी, यानी आज के वक्त में करीब 39 खरब 32 अरब 47 करोड़ 40 लाख रुपए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।